नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आज हीरो एशिया कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर चांद और ट्रॉफी का भव्य अनावरण किया। यह प्रतिष्ठित पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का 12वां संस्करण बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर खेल परिसर के अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन हम सभी के लिए गौरव की बात है। यह न केवल राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजन की क्षमता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बिहार की वैश्विक छवि को और सुदृढ़ करेगा। बिहार में पहली बार आयोजित हीरो एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी। हीरो एशिया कप का विजेता हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेगा। दक्षिण कोरिया ने अब तक सर्वाधिक 5 खिताब जीते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान 3-3 बार चैंपियन रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाईकोर्ट चौराहा स्थित ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट के निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संस्थान का भ्रमण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एकेडमिक ब्लॉक, क्लासरूम और संस्थान के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत की और संस्थान की गतिविधियों की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के सिद्धार्थ समेत कई अधिकारी मौजूद थे। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू हुई। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चोर चोर मौसेरे भाई बताते हुए कहा कि एक दिल्ली का चोर है और दूसरा पटना का। सम्राट चौधरी ने यात्रा में इस्तेमाल किए गए तिरंगे के रंगों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लालू यादव को न्याय का पुरोधा और राहुल गांधी को जननायक बताना गलत है। चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण ही असली जननायक रहे हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक इन दलों ने कोई आपत्ति पत्र तक नहीं दिया है। चौधरी ने कांग्रेस और लालू परिवार को बिहार की गरीबी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा और लालू परिवार ने बिहार को चारा और अलकतरा घोटाले से बर्बाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है, इसलिए उनकी जान को किसी तरह का खतरा नहीं है। लोग कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक जयप्रकाश नारायण हुए, या श्री राहुल गांधी जी बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, दो बड़ी आपत्ति हम लोगों की है। एक तो झंडे का रंग ही बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पीके ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह तो जनसुराज का डर है कि राहुल गांधी को बिहार में यात्रा करनी पड़ रही है। नीतीश और बीजेपी की सरकार पेंशन बढ़ा रही है। पीके ने हसनपुर में तेज प्रताप यादव पर बोला, लोकतंत्र में किसी का गढ़ नहीं होता, जनता का गढ़ होता है। जनता जिसे चाहती है वह जीतता है। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल जैसे 10 लोगों को भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। भ्रष्ट नेताओं और अफसर के मन में जनसुराज का डर है। वहीं हसनपुर विधानसभा को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेज प्रताप यादव का गढ़ बताने पर पीके ने कहा कि यह रजवाड़ा नहीं है कि तेज प्रताप का या प्रशांत किशोर का गढ़ होगा। कहीं किसी का गढ़ नहीं होता, गढ़ सिर्फ जनता का होता है। जनता मालिक है, जिसको वोट देगी उसका ही गढ़ होगा। डबल हो गया, आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ गया, बिजली का आपका 125 यूनिट फ्री हो गया। इसी तरफ जनसुराज का डर है, सारे नेता पैदल पैदल घूमेंगे, जनता के पास हाथ जोड़कर उनको जाएंगे मांगने वोट। नहीं तो अभी तक तो ये कहता था कि जाएगा कहाँ, लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। उसी तरह नीतीश और मोदी वाले लोग
जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। तो अब जनता का डर खत्म हो गया है, जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है और ये जनता के विकल्प की ताकत है कि नेता रोड पर घूम रहे हैं और जनता बैठकर मूल्यांकन कर रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। बिहार के कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? बिहार के कानून व्यवस्था पर दिलीप जायसवाल जैसा 10 आदमी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोले। बात व्यक्ति की नहीं है। जो कुकर्म करेगा, चोरी करेगा, जो आदमी बिहार को लूटेगा, उसको डर होगा ही, क्योंकि उनको मालूम है कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी। जदयू विधायक संजीव कुमार ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को माफी मांगने का चुनाव आयोग का बयान आपत्तिजनक है। चुनाव आयोग कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसलिए उसे इस तरह की टिप्पणी करने का हक नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए। बताते चले कि हाल ही में विधानसभा में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान जदयू विधायक संजीव कुमार की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी, जिसके बाद से वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ये कोई सेंसलेस बात है कि भाई माफी किस चीज का मांगना है, वो तो अपना साबित करेंगे, तो बात भी है। माफी इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को लीडर्स को माफी मंगवाने वाला? अनजस्टिफाइबल बात है ये। और इलेक्शंस बेटर रहेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो वो चुनाव आयोग है, तो आयोग की तरह काम करे। ये सब ऐसा बयान देकर के खुद ही उलझने वाली बात हो जाती है। कोई घुसपैठी नहीं है, हमारे समाज के, हमारे कास्ट के हैं और दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए, उनका नाम कट गया। अब वो चुनाव में आएंगे तो क्या कहेंगे? तो गलतियां तो हो ही रही है, ये जेन्युइन वोटर्स का भी नाम कटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। निशांत कुमार ने कहा है कि जो तेजस्वी यादव पिता के घोषणाओं को नकल किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वह बताएं कि पिछले 20 सालों से जो मेरे पिता नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, क्या वह सब भी उनका ही नकल है? उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यह दलील पूरी तरह से गलत है। इसके साथ उन्होंने अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की और कहा कि बिहार में एक बार फिर से उनके पिता के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और चुनाव के बाद वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में वांछित अपराधी विजय साहनी देर रात पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि साहनी अपने साथियों के साथ पटना में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। रामकृष्ण नगर इलाके के आशापुर से साहनी को गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए ले गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में साहनी के पैर में 2 गोलियां लगी। फिलहाल उसे एनएमसीएच पटना में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने बताया कि विजय साहनी होटल संचालक संतोष कुमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। विजय साहनी नाम के अपराधी हैं जो पूर्व में भी कई केसेस में वांछित रहे हैं और इन पे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 20 से ज़्यादा केस हैं और कई केस में ये अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें खास करके जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष की हत्या हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उसके बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। इसके अलावा अन्य भी कई केसेस में ये वांछित रहे हैं। इनका मुख्य रूप से पैसे पे लेकर हत्या करना और डकैती वगैरह का काम था। पटना पुलिस ने राजधानी में सक्रिय अवैध हथियारों की मरम्मत और बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। देर रात फुलवारी थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के सामने छापेमारी की गई। यहां से कई हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान पता चला कि जेपी नाम का एक व्यक्ति लंबे समय से पुराने और लापता हथियारों की रिपेयरिंग करता था, उसके बाद उसे बेचने का काम करता था। पटना पुलिस का कहना है कि अवैध हथियार और नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जांच जारी है, जल्दी पूरे गिरोह का खुलासा होगा। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा फेंका हुआ मिला है। दरअसल गैराज नुमा स्टिन के टूटे हुए शेड में दवाओं के साथ कई सामान भी बिखरे पाए गए। जैसे ही यह मामला अस्पताल प्रशासन को मालूम हुआ, उसके बाद नॉन एक्सपायर्ड दवाओं को वहां से हटाकर पुनः अस्पताल के स्टोर में ले जाने की कवायद शुरू की गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतनी मात्रा में अस्पताल के एक्सपायरी दवाओं को कचरे के ढेर में क्यों फेंका गया।
हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा ने कहा कि वहां एक्सपायरी दवाओं के बीच कुछ नॉन एक्सपायर्ड दवाएं मिली हैं, कलेक्ट कर अस्पताल के स्टोर में लाया गया है। उन्होंने कहा इस मामले में जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया है। झारखंड में भी सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा का स्वागत किया गया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद निशिकांत दुबे, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेताओं ने एनडीए के इस फैसले का स्वागत किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ललमटिया थाना क्षेत्र डकैत में मीडिया से बातचीत के दौरान मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी था। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा गरीबों और असहाय लोगों की आवाज़ बन रहा था। बीजेपी नेता ने घोषणा की कि वे सूर्या हांसदा के परिवार से मिले, साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी। इतने बच्चे जिनको सूर्या जी पढ़ा रहे थे, ये यही गवाह है, यही सबूत है कि सूर्या जी का कैरेक्टर क्या था। आज वो इनकाउंटर करने लायक थे या समाज में उनका एक महत्व था, समाज में उनको बनाने में, सोसाइटी में एक योगदान था। ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार अपराधी बना दे, पुलिस अपराधी बना दे, तो मुझे तो लगता है कि अब ये झारखंड में आने वाला समय में क्या होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। साफ जाहिर है, सब चीज़ें ठीक है। अब राज्य की सरकार को चाहिए, अगर यदि सही मायने में जो अर्जुन मुंडा जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विषय को उठाया है कि अगर यदि आदिवासियों के हित में न्याय दिलाने के लिए, प्रधान परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर सही मायने में नुमाइंदगी करती है सरकार, तो 100% इसकी जांच जो है निष्पक्ष से कराए और दूध का दूध पान का पान। आपके छात्र आपके होना ही है 100% निष्पक्ष जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंसी से इसे पूरे घटनाक्रम का जो सीधे सीधे हत्या की ओर इशारा करता है, तो इस घटना की जांच कराने के लिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा बीजेपी को, वो बीजेपी उठाए। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने 18 अगस्त को समाहरणालय परिसर में गृह मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर शुरू किए गए मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर लाइटनिंग सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य वज्रपात से होने वाली जनहानि को रोकना है और जागरूकता फैलाना है। इसके साथ ही इस अभियान के तहत प्रत्येक प्रखंड में 4-4 स्थल चिन्हित किए गए हैं जो स्कूलों, संस्थानों, बाजारों, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायतों जैसे सार्वजनिक स्थान पर आधारित हैं। इन स्थलों में अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। हजारीबाग जिले से बिहार के रहने वाले एक युवक को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को प्राप्त सूचना के मुताबिक राजधानी रांची की ओर से आ रही एक बस के बाएं तरफ डिक्की में गांजा छिपाकर रखा गया था। युवक बिहार जा रहा था। इस सूचना की पुष्टि के लिए बरही के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि इस तारीख को अभियान के दौरान बस को रोककर जांच की गई, कंडक्टर से पूछताछ की गई। उसने बताया कि बस में एक यात्री सवार है और एक बोरा बस में रखा है। जांच के बाद व्यक्ति की पहचान करने पर यात्री का नाम रंजन कुमार निकला है, जिसकी उम्र 23 साल है। वो बिहार के गया जिले का रहने वाला है। पलामू पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। इतिहास में पहली बार एक कुख्यात गैंगस्टर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जबकि पहले केवल नक्सली या उग्रवादी ऐसा करते थे। यह घटना पलामू पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू, जो एक खूंखार आपराधिक गिरोह का सरगना है, उसने पलामू की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन के सामने आत्मसमर्पण किया। उसके आत्मसमर्पण ने न सिर्फ पुलिस को बड़ी कामयाबी दी, बल्कि राज्य में अपराध नियंत्रण के प्रति पुलिस के दृढ़ संकल्प को भी दिखाया है। इस पर 37 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारे स्थित अवधपुरी मैदान में रविवार को ऐतिहासिक विशाल दही हांडी उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में यह आयोजन किया गया। रविवार शाम से शुरू हुई दही हांडी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड से आधा दर्जन गोविंदा की टोलियों ने हिस्सा लिया। कई घंटों तक चले कड़े मुकाबले में सोंझरा समिति ने दही की मटकी फोड़कर पहला, दूसरा और तीसरा इनाम सामूहिक समिति ने अपने नाम किया। इसके अलावा समिति द्वारा अन्य टोलियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर रायपुर जिले के सभी तहसीलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। 15 अगस्त से शुरू हुआ यह सर्वे 30 सितंबर तक चलेगा। डिजिटल सर्वे का मुख्य उद्देश्य किसानों की वास्तविक फसल स्थिति का आकलन कर उन्हें राज्य और केंद्र शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना है। फसल बीमा योजना और क्षति आकलन पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकेगा, यह इसका उद्देश्य है। पात्र किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सकेगा। इस सर्वे से फसल उत्पादन का अत्याधुनिक डेटा तैयार होगा, जिससे आगामी धान खरीदी व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। प्रदेश के सुरक्षा तंत्र में एक अहम भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के गनमैन अब अपनी समस्याओं और अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मोतीबाग में छत्तीसगढ़ गनमैन गार्ड वेलफेयर सोसाइटी और पूर्व सैनिक कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन केवल एक बैठक नहीं, बल्कि प्रदेश के हजारों गनमैन साथियों को आवाज पर एक मंच पर लाने की संकल्प है। आयोजन में संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर गनमैनों के वेतन, कार्य परिस्थिति, सुरक्षा मानक और सामाजिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने की योजना बनाई गई। और अब खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग में नशे में धुत एक युवक हर हर महादेव बोल नदी में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मछुआरे मौके पर पहुंचे और युवक को बचाने का प्रयास हुआ। हालांकि तेज बहाव के कारण युवक को नहीं बचाया जा सका। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान आकाश ताम्रकर के रूप में हुई है, जो शंकर नगर का निवासी था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। रायपुर के थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र के ग्राम छतौद खार स्थित खेत में करंट युक्त खुला बिजली तार लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से ओम प्रकाश वर्मा की मृत्यु हो गई थी। घटना को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा गंभीरता से लिया गया और फिर इस मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी होने पर गौरखेड़ा खरोरा निवासी विश्राम धीवर, चिंताराम यादव और धर्म सिंह को पकड़ा गया है। पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने एक अन्य साथी बलकरण वर्मा साथ में मिलकर मृतक ओम प्रकाश वर्मा के खेत के मेड़ में करंट युक्त खुला बिजली का तार लगाना उन्होंने स्वीकार किया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खितौला थाना क्षेत्र स्थित इसॉफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 11 अगस्त को हुई बड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने डकैती में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1,83,000 नकद, 1 कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और मामले का पूरी तरह पटाक्षेप होगा। नवी मुंबई के पनवेल विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। शेतकारी कामगार पार्टी के पूर्व विधायक बालाराम पाटिल ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में 11,600 लोगों ने 2 बार मतदान किया है। इसके दस्तावेज बॉम्बे हाईकोर्ट को दिए गए हैं। कोर्ट ने डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटाने का आदेश दिया है। पूर्व विधायक बालाराम पाटिल ने आंकड़े पेश किया और बताया कि पनवेल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 85,000 डुप्लीकेट वोटर मिले हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को डुप्लीकेट नाम हटाने के आदेश दिए। 188 पनवेल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, जिसमें कई वोटरों की गड़बड़ी की गई है। इसमें जानते हैं क्या क्या मामला है और क्या इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या है। सर, क्या क्या मामला है और जो वोटर की गड़बड़ी हुई है उससे क्या क्या जानकारी है? 188 पनवेल विधानसभा चुनावी क्षेत्र में अभी जो मसला राहुल गांधी जी ने देश भर में उठाया है वोट चोरी का, उसका सबसे बड़ा अध्याय 188 पनवेल में हुआ है। उसमें जो गड़बड़ी हुई है उसमें, और ये जब भी हाई कोर्ट जजमेंट देता है, ऑर्डर्स देता है, फिर भी इस पे कुछ अमल नहीं होता। हाई कोर्ट का ऑर्डर डीएम को दिया जाता है, एसडीओ को दिया जाता है, तहसीलदार को दिया जाता है, फिर भी अमल नहीं होता। महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनको दिया जाता है, वो भी कुछ उसमें नजरअंदाजी कर देते हैं। और चुनाव आयोग आज जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि राहुल गांधी खाली आरोप करते हैं और भाग जाते हैं, कुछ ये देते नहीं। अभी हाई कोर्ट अगर आदेश देता है तो बिगर प्रूफ के तो देगा नहीं। ये होने के बावजूद और वो चुनाव आयोग के नोटिस में आने के बावजूद भी वो कुछ कार्रवाई नहीं करते। इसका साफ साफ मतलब है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी हुई है। वहीं वोट चोरी और फर्जी वोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर पनवेल विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा ये कहना है कि अगर वोटिंग लिस्ट में सुधार की आवश्यकता है तो वो प्रॉपर तरीके से हियरिंग देके जल्द से जल्द होने चाहिए। आज अगर पनवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 5,62,000 वोटिंग है, तो जाहिर तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं। मुझे कुछ समय पहले लोग मिले हैं, वो कहते हैं कि हम 1 साल से यहाँ पर रहते हैं पर वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से ये आसान हो गया है। लोग मुंबई से रहने को आए हैं, लोग और स्टेट से रहने को आए हैं। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने की वजह से उल्टा वोटिंग रजिस्ट्रेशन होने की प्रक्रिया सुलभ हो गई है, आसान हो गई है, पर उसकी वजह से दिक्कतें ये हो जाती है कि उनके पहले जहां रहते थे वहां के नाम लिस्ट में कायम रहे। अगर कोर्ट ने अगर ऐसा कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कहा है तो ये प्रक्रिया जल्द से जल्द होनी चाहिए। पर इसका मतलब कोई जानबूझ के ये कर रहा है, ऐसा अगर इल्जाम लगाया जा रहा है तो ये इल्जाम गलत है। ऐसे लोग सत्ता में थे तब उन्होंने नहीं कुछ किया। कांग्रेस पार्टी तो सालों तक सत्ता में थी, तब इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। अब बस भारतीय जनता पार्टी जीत रही है चुनाव, इसके लिए इल्जाम लगाना आसान है, पर जनता इसके ऊपर विश्वास नहीं रखी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। लगातार बारिश के कारण मुंबई गोवा हाईवे पर पानी भर गया है। अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की टीम भी बारिश पर नजर रखी हुई है। वहीं खेड़ दापोली भारी बारिश के कारण नदियां भी उफान पर है। स्थानीय प्रशासन नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।